Assalamu alaikum. Welcome to my channel. So today the biochemistry topic of fat metabolism chapter, and in which we will study about the topic types of fatty acid oxidation and most importantly about beta oxidation. So first we will start about the types of fatty acid oxidation. Fatty acid oxidation हमारे पास क्या है, यानी कि इसका मतलब क्या है। फैटी एसिड ऑक्सीडेशन में हम पढ़ते हैं कि फैटी एसिड जो कि हमारे बॉडी में स्टोर्ड होता है, फैट्स होते हैं, उनसे हमारे पास एनर्जी प्रोडक्शन होती कैसे, उसकी ऑक्सीडेशन कैसे होती है, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी उससे कैसे होता है। सो इसमें हमारे पास जो मेनली हमें इम्पॉर्टेंट बताए गए हैं वो 4 टाइप ऑफ ऑक्सीडेशंस बताई गई हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है बीटा ऑक्सीडेशन, and it is the most important one. Beta oxidation major mechanism occur in the mitochondrial matrix. 2 carbon units are released as acetyl coenzyme per cycle. इसमें हमारे पास ये ज़्यादातर जो होता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है, और इसमें हमारे हर साइकिल में हमारे पास 2 कार्बन कंपाउंड यानी कि एसिटाइल कोएंजाइम बनता है। फिर आता है अल्फ़ा ऑक्सीडेशन। अल्फ़ा ऑक्सीडेशन में हमारे पास ये ज़्यादा टेक प्लेस होता है इन ब्रेन एंड लिवर में, और इसमें हमारे पास पर साइकिल 1 कार्बन लॉस्ट होता है। फिर आता है ओमेगा ऑक्सीडेशन। ओमेगा ऑक्सीडेशन माइनर मैकेनिज्म यानी कि बहुत छोटा सा मैकेनिज्म है, बिकम्स इम्पॉर्टेंट इन कंडीशन ऑफ इम्पेयर्ड बीटा ऑक्सीडेशन। ये हमारे पास कम जो है इम्पॉर्टेंट बन जाता है, ये उस कंडीशन में इम्पॉर्टेंट बन जाता है जब हमारे पास बीटा ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा होता, तो हमारे पास अल्फ़ा ऑक्सीडेशन हो जाता है। सो फर्स्ट प्राइम इम्पॉर्टेंस जो है वो हम बीटा ऑक्सीडेशन को देते हैं, देन द सेकेंडरी इम्पॉर्टेंस टू अल्फ़ा ऑक्सीडेशन। फिर हमारे पास आता है ओमेगा ऑक्सीडेशन। ओमेगा ऑक्सीडेशन में हम क्या करते हैं कि ओमेगा ऑक्सीडेशन हो गया पर ऑक्सीजोमल ऑक्सीडेशन मेनली फॉर द ट्रिमिंग ऑफ वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड। पर ऑक्सीजोमल ऑक्सीडेशन में सिर्फ क्या होता है इसमें कि हमारे पास जो लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स होते हैं उनकी ब्रेक डाउन हो जाती है। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो हम डिस्कस करने वाले जो कि हमारे KMU के जो सिलेबस में है वो है बीटा ऑक्सीडेशन। बीटा ऑक्सीडेशन इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट। इसे जो ये नाम दिए गए हैं बीटा ऑक्सीडेशन, अल्फा ऑक्सीडेशन एंड ओमेगा ऑक्सीडेशन, दिस इज़ ऑन व्हाट बेसिस, किस बेसिस पे दिए गए हैं। हमने कहा था कि हमारे पास जो फैटी एसिड होता है यानी कि कार्बन, तो यहाँ पे हमारे पास OOH ग्रुप होता है। एक मिनट मैं आपको सही से ये हमारे पास हो गया कार्बन, ये दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, इसके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होता है, यहाँ पे ये मिथाइल ग्रुप है। ओके ठीक है, तो अब हमारे पास क्या होगा कि अल्फ़ा बीटा गैमा, हमने कहा था कि हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, कार्बन नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो अल्फ़ा कार्बन हमारे पास वो कार्बन होता है कि हम हाइड्रोक्सिल के कार्बन को छोड़ के बाद जो स्टार्ट करते हैं, यानी कि ये अल्फ़ा कार्बन हो गया, ये बीटा कार्बन हो गया। तो अगर अल्फ़ा कार्बन पे ऑक्सीडेशन होगी तो उसे हम अल्फ़ा ऑक्सीडेशन कहते हैं, अगर बीटा कार्बन पे ऑक्सीडेशन होगी तो उसे हम बीटा ऑक्सीडेशन कहते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमने कहा था, हमने जो प्रीवियस चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ओमेगा ऑक्सीडेशन क्या होती है। ओमेगा ऑक्सीडेशन में हम क्या करते हैं कि मिथाइल साइड से ये स्टार्ट करते हैं नंबरिंग, कि ये ओमेगा 1 हो जाता है, ये ओमेगा 2 हो जाता है, इस तरह हमारे पास ओमेगा 3 वगैरह आते हैं। ओके, सो अब हम इसके बाद पढ़ेंगे फैटी एसिड ऑक्सीडेशन में मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। इसका पूरा साइकिल है एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो हमारे पास है इसके इंजाइम्स। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर MCQs कि किस स्टेप में कौन सा इंजाइम यूज़ हुआ है, किस स्टेप में ATP यूटिलाइज हुआ है, किस स्टेप में ATP की फॉर्मेशन हुई है। ओके ओके, सबसे पहले हमारे पास आता है, यहाँ पे हमारे पास लॉन्ग चेन फैटी एसिड है एंड दिस इज़ द पाल्मिटिक एसिड। ये हमारे पास पाल्मिटिक एसिड है जो कि 16 कार्बन कंपाउंड होता है। ओके 16 कार्बन कंपाउंड होता है पाल्मिटिक एसिड। पाल्मिटिक एसिड है 16 कार्बन कंपाउंड। इसकी अब हमारे पास आएगी कि ऑक्सीडेशन होगी। ऑक्सीडेशन किस तरह होगी कि हमारे पास सबसे पहले इसमें एडिशन होगी कोएंजाइम ए थियोल की, और यहाँ पे हमारे पास एक ATP यूटिलाइज हुआ है, कन्वर्ट हुआ है इनटू AMP, एमाइन एडोनिसिन मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ है। होना चाहिए था कि डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, बट इट इज़
मोनोफॉस्फेट। यहाँ पे हमारे पास 2 फॉस्फेट ग्रुप्स बने हैं, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बने हैं। तो ये लास्ट में मैं आपको जब साइकिल समझाऊंगी कि इतने ATP यूटिलाइज हुए, उसमें आपको ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि इसका मतलब क्या हुआ। यहाँ पे हमारे पास आया थियोकाइनेज एंजाइम यूज़ हुआ। मैंने आपको पहले भी कहा था कि काइनेज का मतलब होता है एडिशन ऑफ फॉस्फेट। तो और मैग्नीशियम जो है यहाँ पे एज अ कैटलिस्ट यूज़ हुआ है। ओके, ये ऐसा कैटलिस्ट यूज़ हो गया। फिर हमारे पास आता है कि मैग्नीशियम जो कैटलिस्ट के तौर पे यूज़ हो गया। इसके बाद हमारे पास जो इसकी ऑक्सीडेशन हुई, फर्स्ट ऑक्सीडेशन जो ब्रेकडाउन हुई, जब ये सारी चीज़ें इसमें ऐड हो गई, हमारे पास बन गया फैटी एसाइल कोएंजाइम ए। यानी कि इसमें हमारे पास कोएंजाइम ए जो है वो अटैच हो गया है। फिर हमारे पास आया कि फैटी एसाइल कोएंजाइम ए जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू ट्रांसइनॉल कोएंजाइम ए। ट्रांसइनॉल कोएंजाइम ए में कैसे कन्वर्ट होगा? बाय द ये इंजाइम जो है इस पर एक्ट करेंगे एसाइल कोएंजाइम डिहाइड्रोजिनेज होंगे। डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ओके, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास 2 हाइड्रोजन थे, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन बच गया है। लेट वी क्लियरली यू एंड दिस, यहाँ पे हमारे पास ये रहा 1 हाइड्रोजन बच गया, यहाँ पे हमारे पास 2 हाइड्रोजन थे। कोएंजाइम ए यहाँ पे अटैच हो गया है और यहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई है। बीटा कार्बन से हमारे पास डिहाइड्रोजिनेशन हुई है। फिर हमारे पास आएगा ट्रांसइनॉल कोएंजाइम में। अब यहाँ पे जो ये डेल्टा और इसका ये ऊपर 2 आया है, यहाँ पे हमारे पास आता है कि डेल्टा और इस पे जो ये 2 आया है, स्क्वायर आया है, तो इसका मतलब होता है कि हमारे पास जो सेकेंड नंबर कार्बन है, जो सेकेंड नंबर कार्बन है उस पर हमारे पास डबल बॉन्ड आया है। सेकेंड नंबर कार्बन पे डबल बॉन्ड आया है, इसीलिए हम कहते हैं कि ट्रांस डेल्टा स्क्वायर इनॉल कोएंजाइम ए। ओके, फिर हमारे पास आता है कि अब ये कन्वर्ट होगा इनटू बीटा हाइड्रोक्साइल कोएंजाइम ए में। बीटा हाइड्रोक्साइल कोएंजाइम ए का नाम इसे इसलिए दिया गया है क्योंकि बीटा कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप की एडिशन होगी। यहाँ पे हमारे पास आया इनॉल कोएंजाइम ए, हाइड्रेटेज ने इस पे एक्ट किया। हाइड्रेटेज का मतलब होता है हाइड्रेशन, एडिशन ऑफ वाटर, वाटर ऐड हुआ। यहाँ पे हमारे पास OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो इसके साथ अटैच हो गया। ओके, हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो गया तो बीटा हाइड्रोक्सिल एसाइल कोएंजाइम ए बन जाएगा। फिर इसके बाद अगले स्टेप में ये कन्वर्ट हो जाएगा बीटा कीटो एसाइल कोएंजाइम ए में। यानी कि अब बीटा कार्बन पे हमारे पास कीटो ग्रुप फॉर्मेशन हो गया, इसलिए हमने इसके बेसिस पे इसे ये नाम दिया। हमारे पास आया कि एक NAD जो है वो यूनिटलाइज हो गया, कन्वर्ट हो गया इनटू NADH में। यानी कि हमारे पास डिहाइड्रोजिनेशन हुई। यहाँ पे बीटा हाइड्रोक्सिल एसाइल कोएंजाइम में डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम ने एक्ट किया। दीज एंजाइम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, आई रिपीट मैनी टाइम्स, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर MCQs। एंड बीटा कीटो एसाइल कोएंजाइम की अब क्लीवेज होगी इस कार्बन पे, दरमियान में इसकी क्लीवेज हो जाएगी। एक साइड पे हमारे पास बन जाएगा एसिटाइल कोएंजाइम ए 2 कार्बन कंपाउंड एंड फैटी एसाइल कोएंजाइम ए। हमने वहाँ पे भी कहा कि बीटा ऑक्सीडेशन में हर साइकिल में हमारे पास एसिटाइल कोएंजाइम ए का कंपाउंड यानी कि मॉलिक्यूल बनेगा या फिर जो भी है, ओके, वो बन जाएगा हमारे पास। एसाइल कोएंजाइम ए एसिटाइल ट्रांसफरेज एंजाइम एक्ट करेगा जो कि इसकी क्लीवेज करेगा। कोएंजाइम ए थियोल ऐड हो गया, हमें हमारे पास एसिटाइल कोएंजाइम ए रिमूव हो गया। फैटी एसाइल कोएंजाइम ए 14 कार्बन का रह गया। इन दोनों को मिला के फिर से बन जाएंगे 16 कार्बन पाल्मेटिक एसिड। तो पाल्मेटिक एसिड की ऐसे ऑक्सीडेशन हुई, हमारे पास एसिटाइल कोएंजाइम एक क्रिप्स साइकिल में अटैच हो जाएगा, वहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएगा और फिर हमारे पास ATP की फॉर्मेशन होगी। ओके, तो अब हमारे पास आ गया यहाँ पे ये सब कुछ, ये साइकिल कंप्लीट हो गया है। तो अब इस साइकिल के बाद मैं आपको बताऊँगी कि अब इसमें हमारे पास एनर्जी प्रोडक्शन कैसे होती है। एनर्जी प्रोडक्शन जो है यानी कि इसमें ATP कितने बने, कहाँ से आए। सो दैट्स पॉइंट विल बी वेरी क्लियर फॉर यू कि अब हम करेंगे यहाँ पे। ओके, सो तो अब हम पढ़ेंगे एनर्जी प्रोडक्शन इसमें कैसे होगी। बीटा ऑक्सीडेशन एनर्जी यील्ड यानी कि 16 कार्बन कंपाउंड जो बना था उसकी एनर्जी यील्ड कैसे होगी, वो इसके तरह एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास आया कि लास्ट में जो 14 कार्बन रह गए, 2 कार्बन निकल गए, ये 14 कार्बन जो है ये वापस से ये साइकिल रिपीट करेंगे।
तो वापस से फिर हमारे पास 2 कार्बन निकल जाएंगे, फिर साइकिल रिपीट करेंगे, 2 कार्बन निकल जाएंगे, फिर साइकिल रिपीट करेंगे, 2 कार्बन। इस तरह हमारे पास लास्ट में जो साइकिल रह जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास 4 कार्बन रह जाएंगे लास्ट में। तो लास्ट वाले साइकिल में तो हमारे पास 2 एसिटाइल कोएंजाइम, 2 कार्बन एंड 2 कार्बन, तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास एक साइकिल कम पड़ना चाहिए। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे अपना यहाँ पे एनर्जी प्रोडक्शन अब कैसे होगी वो हम आपको समझाती हूँ। कि यहाँ पे हमारे पास आएगा कि साइकिल इसमें कितनी लगे, यानी कि कितने साइकिल में पूरा कंपाउंड ऑक्सीडाइज हुआ। तो हमारे पास आएगा कि 16 कार्बन कंपाउंड का वो था, कंपाउंड था 16 कार्बन का, उसमें से हर साइकिल में 2 कार्बन यूटिलाइज हो रहे थे। और जब हर साइकिल में 2 कार्बन यूटिलाइज हो रहे थे तो लास्ट में जो हमारे पास, मैंने अभी आपको समझाया कि 4 कार्बन थे, तो वो लास्ट में दोनों 2-2 कार्बन के बन गए, तो उसके लिए दूसरी साइकिल की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो हमारे पास आएगा 2 1 2 2 8 16, 8 - 1 = 7, तो हमारे पास 7 साइकिल टोटल हो गए। लास्ट में फिर से मैं आपको ये पॉइंट क्लियर करवा दूँगी अगर समझ ना आया हो। तो अब हमारे पास हो जाता है कि ये जो 16 कार्बन कंपाउंड बन गया, 7 साइकिल हो गए। ATP कंज्यूम इन फर्स्ट साइकिल ओनली 2 ATP हमारे पास फर्स्ट साइकिल में कंज्यूम्ड हुए। ये देखिए यहाँ पे 2 ATP। अब ये टॉपिक आया समझने वाला कि यहाँ पे 2 ATP कैसे कंज्यूम हुए। आप तो सोच रहे होंगे यहाँ पे 1 ATP कंज्यूम हुआ है। तो अब यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे लिखा है कि 1 ATP to 1 AMP मीन्स 2 ATP to 2 ATP। कि यहाँ पे जो हमारे पास 1 ATP जो है उससे एक मोनोफॉस्फेट बना, तो चाहिए तो ये था कि हमारे पास 1 ATP से तो एक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट नहीं बन सकता, वो तो मोनोफॉस्फेट है, ये तो ट्राईफॉस्फेट है। तो हमारे पास आया कि इसीलिए हम कहते हैं कि ये 2 ATP थे जिससे हमारे पास 2 ADP बने। ओके, यानी कि जब 2 ADP बनेंगे तो उससे फिर हमारे पास मोनोफॉस्फेट बन सकता है। और वहाँ पे हमारे पास क्या हुआ कि 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी बने। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हमारे पास 2 ATP यूटिलाइज हुए थे, नॉट 1। ओके, तो अब हमारे पास आया कि 2 ATP यूटिलाइज हो गए। यहाँ पे हमारे पास आया कि NADH प्रोड्यूस पर साइकिल 1 × 7। अच्छा, NADH हमारे पास पर साइकिल कितने प्रोड्यूस हुआ, 1 NADH प्रोड्यूस हुआ। ओके, फिर हमारे पास आया कि FADH प्रोड्यूस पर साइकिल कितना कंज्यूम हुआ, तो वो भी हमारे पास आया कि 1 कंज्यूम हुआ। लेकिन अब आपने सोचने वाली बात ये है कि यहाँ पे ये 7 के साथ इसे मल्टीप्लाई क्यों किया। यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे हमारे पास 7 साइकिल थे, तो हर साइकिल में एक NADH बनेगा, हर साइकिल में 2-2 ATP बनेंगे, हर साइकिल में एक FADH बनेगा। तो दैट्स वाई वी मल्टीप्लाई विथ 7। तो यहाँ पे जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 7 आ गए NADH बनेंगे, 7 साइकिल में FADH भी 7 बनेंगे। फिर एसिटाइल कोएंजाइम प्रोड्यूस पर साइकिल, तो हमारे पास एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है ये प्रोड्यूस होते हैं पर साइकिल। तो हमारे पास आ जाता है कि पर साइकिल में तो हमारे पास ये प्रोड्यूस होते हैं 6 एसिटाइल कोएंजाइम ए प्रोड्यूस होते हैं। यानी कि अगर हम 16 को डिवाइड का मतलब 2-2 में वो करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास आया कि एसिटाइल कोएंजाइम ए प्रोड्यूस कितने होते हैं पर साइकिल हमारे पास एक एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है वो प्रोड्यूस हो रहा था। तो हमारे पास आया कि 6 साइकिल में कितने प्रोड्यूस होंगे, हर साइकिल में एक हो रहा था, तो 6 साइकिल में हमारे पास 6 प्रोड्यूस हो जाएंगे। ओके, फिर हमारे पास आया कि एसिटाइल कोएंजाइम ए प्रोड्यूस इन लास्ट साइकिल में मैंने आपको बताया कि 2 एसिटाइल कोएंजाइम बनेंगे, क्योंकि अगले साइकिल की तो ज़रूरत ही नहीं है। फिर तो 2 × 1 तो हमारे पास 2 हो गए, यानी कि एक साइकिल था, 2 एसिटाइल कोएंजाइम तो 2। फिर टोटल एसिटाइल कोएंजाइम हमारे पास कितने बने, इन दोनों की एडिशन होगी तो हमारे पास बन जाएंगे 8 एसिटाइल कोएंजाइम। 16 को आप डिवाइड करें 2 पे तो हमारे पास 8 बनते हैं। फिर आ गया है कि NADH to ATPs, हमारे पास आया कि एक NADH जो होता है ये हमारे पास बराबर होता है 2.5 ATP के। तो हमारे पास 7 NADH बने तो 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 17.5 ATP बन गए। FADH को ATPs में कन्वर्ट करेंगे तो एक FADH 1.5 ATP के बराबर होता है। तो 7 FADH बने हैं तो हमारे पास 7 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 के साथ तो 10.5 ATP बन गए। फिर आया एसिटाइल कोएंजाइम को अगर हम ATP में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास अब आ गया है समझने वाला पॉइंट कि एसिटाइल कोएंजाइम
को अगर हम ATP में करेंगे तो यहाँ पे 80 आया, तो आया कैसे? तो अब हम इस पे बात करेंगे कि एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है, जब ये है 2 कार्बन कंपाउंड, जब ये एंटर होता है इनटू क्रिब्स साइकिल में, तो क्रिब्स साइकिल में हमारे पास बनते हैं 10 ATP। एसिटाइल कोएंजाइम से हमारे पास 10 ATP बनते हैं क्रिब्स साइकिल में। तो जब क्रिब्स साइकिल में हमारे पास 10 ATP बन जाते हैं, तो उस 10 को हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ, क्योंकि हमारे पास पूरे बीटा ऑक्सीडेशन से हमारे पास 8 एसिटाइल कोएंजाइम बने, 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ, तो हमारे पास 80 आ जाएंगे, 80 ATP बनते हैं। टोटल अगर हम इन सबको प्लस कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, इन सबको प्लस कर लेंगे हमारे पास आ जाएगा 108 ATPs। अब हमारे पास है कि नेट एनर्जी आउटपुट अगर हम देखें साइकिल में, तो वहाँ पे हमारे पास फर्स्ट स्टेप में ATP यूटिलाइज हुआ था, नॉट द फॉर्मेशन ऑफ ATP, इट्स द यूटिलाइजेशन ऑफ ATP। तो जब ATP यूटिलाइज हुआ, 2 ATP हमने रिमूव कर दिया, 1.106 ATP जो है फॉर्मेशन। तो एक पाल्मिटिक एसिड की बीटा ऑक्सीडेशन से हमारे पास 106 ATP बनते हैं। ये वाला पॉइंट मैं आपको समझा देती हूँ अगर समझ ना आया हो, कि एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है हमारे पास 2 कार्बन कंपाउंड, ये अगर एंटर होगा, इसे 2 कार्बन कंपाउंड जो है ये अगर एंटर होगा इनटू क्रिब्स साइकिल में, तो क्रिब्स साइकिल में हमारे पास बनते हैं 3 NADH बनते हैं, उसमें हमारे पास बनता है 2 FADH2 बनते हैं मेरे ख्याल से कि 1 सेकेंड, यहाँ पे हमारे पास आया समझने वाला पॉइंट कि जब हमारे पास 2 कार्बन एसिटाइल जो है ये हमारे पास एंटर होता है इनटू क्रिब्स साइकिल में, तो क्रिब्स साइकिल में ये कैसे हमारे पास 10 ATP बना लेता है। ओके, 10 ATP कैसे बनाएगा कि क्रिब्स साइकिल में अगर हम देखें, मेरी दूसरी वीडियो जो मैं अपलोड की है क्रिब्स साइकिल की एंड ग्लाइकोलिसिस की, तो क्रिब्स साइकिल में अगर हम देखते हैं तो वहाँ पे 10 ATP बनते। कैसे बनते कि हमारे पास ओवरऑल क्रिब्स साइकिल में 3 NADH बनते हैं, और तो अगर 3 NADH जो होता है वो बराबर होता है 2.5 ATP के, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 7.5। ओके, 7.5 बन जाएगा। और फिर अगर एक FADH2 बनता है, इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 को इनटू 1.5 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 1.5, और एक ATP हमारे पास फॉर्मेशन होती है उसमें। तो अगर हम इसको और इसको प्लस कर देंगे तो हमारे पास आ जाते हैं 10 ATP। होप सो आपको समझ आया होगा बिल्कुल अच्छी तरीके से। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन कर सकते हैं, वापस रिपीट करने को बोल सकते हैं, मैं आपके लिए दूसरी वीडियो बना के फिर से रिपीट करवा सकती हूँ। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।